हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है व्याख्या कौशल का अर्थ भाग घटक सुझाव। कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि व्याख्या कौशल की परिभाषा दीजिए, उसके घटकों की व्याख्या कीजिए, व्याख्या को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है या व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के सुझाव दीजिए। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। व्याख्या कौशल। व्याख्या का अर्थ होता है किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना, यानी लेक्चर, भाषण देना या कोई विषय समझाने का काम करना बोलकर उसको भी भाषण या व्याख्या का नाम दिया जाता है। या किसी विषय की व्याख्या या टीका करना या उस पर विवरण बतलाने का काम भी व्याख्या का होता है। कक्षा में पढ़ रहे बच्चे हैं, एक कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी की आईक्यू लेवल है वो एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के कारण सभी बच्चों की आईक्यू लेवल है वो अलग अलग होता है। और अध्यापक का दायित्व होता है कि वो सभी बच्चों को ज्ञान दे, शिक्षा दे, उनको शिक्षित करे। और उसके लिए वो अनेक मेथड अपनाता है कि किस मेथड से बच्चों को आसानी से मैं विषय के बारे में ज़्यादा ज्ञान है वो दे सकता हूँ। और उसके लिए वो क्या करता है, कुछ विधियों को अपनाता है। उन विधियों के द्वारा विषय वस्तु को आसान बनाकर छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। और विषय वस्तु को आसान बनाकर प्रस्तुत करना और उसे ग्रहण योग्य बनाने के कौशल को ही व्याख्या कौशल का नाम दिया गया है। व्याख्या कौशल का प्रयोग सभी विषयों, चाहे वो मैथ है, साइंस है, एसएस है, फिजिकल साइंस, यानी कोई भी विषय है, सभी विषयों में व्याख्यान कौशल का अपना महत्व है। यानी कोई भी विषय है वो व्याख्यान कौशल के बगैर अपनी विषय वस्तु का स्पष्टीकरण अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता। व्याख्यान कौशल यानी इस कौशल में विषय सामग्री से संबंधित कथनों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे वे कथन अपना अर्थ स्पष्ट रूप दर्शाते हैं। व्याख्यान विधि में हर चीज शब्दों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, यानी बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। और व्याख्यान विधि में क्या होता है कि इसमें वक्ता जो होता है यानी शिक्षक, वो बोलकर अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और छात्र यानी श्रोता छात्र सुनकर अपने अध्यापक के विचारों को समझते हैं, उनके कहे हुए शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। और कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात होती है तो उसको नोट करने का काम भी बच्चे करते हैं। व्याख्यान में अध्यापक क्या करता है, सबसे पहले कि वो अपना लेक्चर चूज करता है कि किस विषय पर उसको बोलना है, किस विषय पर उसे अपनी प्रस्तुति देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, कितनी देनी है, किसके द्वारा देनी है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करना है, कैसे समझाना है, कैसे एग्जाम्पल देने हैं, कि उन सब को वो पहले से ही तैयार कर लेता है और फिर अपने विषय को प्रस्तुत करता है और छात्र शांत होकर उसको सुनते हैं। J.S. पेंटन ने के अनुसार उन्होंने व्याख्या को परिभाषित किया है कि व्याख्या सीखने वालों के लिए ज्ञान के स्पष्टीकरण तथा बताने के बीच संयोजक या पुल का काम करती है। संयोजक या पुल यानी तालमेल बिठाना, कि जिस प्रकार से दो छोरों को मिलाने का काम कौन करता है, ये पुल करता है। तथा वर्णन के साथ अन्य बहुत सी तकनीकों को पैदा करती हैं। सारी प्रक्रिया में अध्यापक को छात्रों के चिंतन के साथ गहरा संबंध रखना चाहिए और उसे उनके विचारों में सुझाव, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, उनके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए और उन्हें प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए भी लगाना चाहिए और प्राप्त परिणाम को देखने तथा महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श इत्यादि करते रहना चाहिए। ये किसने कहा है? J.H. पेंटन ने। व्याख्या कौशल के भाग पार्ट ऑफ द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, कि इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट कौन कौन से? वर्णात्मक कथन, अर्थात्मक कथन और कारण बताने वाले कथन। यानी फर्स्ट है वर्णात्मक कथन यानी डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। इसमें क्या करते हैं कि कथनों का प्रयोग प्राय दिए हुए संपत्तियों
और प्रीनियम यानी कॉन्सेप्ट का वर्णन करने के लिए वर्णात्मक कथन का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थात्मक विवरण, अर्थात्मक कथन। इसमें क्या करते हैं कि किसी संप्रत्यय अथवा प्रीनियम के अर्थ को समझाने के लिए इन कथनों की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है कारण बताओ कथन। कारण बताने वाले कथन यानी किन कारणों से, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया गया, यानी संप्रत्यय घटना और प्रीनियम के बारे में कि घटना क्यों घटी, किसने की, ऐसा क्यों हुआ, जैसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में सुविधा है वो होती है। अतः व्याख्यान कौशल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस कौशल को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते समय शिक्षक प्राय मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है और इसी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कभी कभार आवश्यकता पड़ने पर वह कठिन शब्दों को, वह महत्वपूर्ण तथ्य या संदेशों आदि को श्यामपट्ट पर भी लिख देता है कि जब वो किसी विषय पर स्पीच दे रहा है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं या कोई लोकोक्ति वगैरह होती है जिसको अध्यापक है वो बोर्ड पर अंकित कर देता है और जिसके द्वारा वो अपने विचारों को समझाने की कोशिश करता है। व्याख्या कौशल में प्रयुक्त होने वाले मौखिक अभिव्यक्ति के भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट है कि विद्यार्थी की आयु यानी उसकी एज कितनी है, कि मानसिक और बौद्धिक अवस्था यानी उसका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर यानी चिंतन मनन करने की क्षमता क्या है उसकी, पूर्व ज्ञान यानी पहले का ज्ञान कितना है उस विषय से संबंधित, व्याख्या की जाने वाली विषय वस्तु यानी किस विषय पर आप व्याख्या कर रहे हो उस विषय वस्तु और संपर्कों के प्रति उचित कथनों का चयन किया गया है या नहीं, कि वो कथन, वो शब्द उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं, समझा पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है चयनित कथनों को पारंपरिक संबद्धता एवं क्रमबद्धता के अनुरूप व्यवस्थित करके उन्हें सफलतापूर्वक प्रयोग में लाना। नेक्स्ट टॉपिक है व्याख्या कौशल के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ एक्सप्लेनिंग स्किल, कि जो व्याख्या कौशल है इसके 12 घटक हैं जिन्हें वांछनीय एवं अवांछनीय दो वर्गों में रखा जाता है। वांछनीय यानी जो आप चाह रहे हो जैसा व्यवहार, और अवांछनीय चाहकर भी वैसा ना होना। कि वांछनीय व्यवहार की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है व्याख्या सेतुओं का प्रयोग करना, यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स, यानी कुछ ऐसे शब्द तथा मुहावरे जो व्याख्या की प्रभावशीलता में वृद्धि करती हैं, यानी ऐसे शब्द कि जो आप कह रहे हो और उन शब्दों से आपके भाव हैं उनको और भी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उन शब्दों के द्वारा, उन मुहावरों के द्वारा आसानी से सीखा जाए, यानी सेतु यानी जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे व्याख्या सेतु कथनों में निरंतरता लाने में सहायक होते हैं तथा व्याख्या को विद्यार्थियों के लिए काफ़ी स्पष्ट बना देते हैं, आसान भी बना देते हैं। और ये सेतु आमतौर पर संयोजक शब्द होते हैं जो कारणों, परिणामों, स्थान, क्रम, समय क्रम, किसी घटना के साधनों अथवा प्रयोजनों इत्यादि के बारे में संकेत करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक के द्वारा अपनी शिक्षण विधि में व्याख्या को काफ़ी प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसे व्याख्या सेतुओं का प्रयोग है वो उसे करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है दृश्य प्रविधि का प्रयोग, यूज ऑफ विजुअल टेज क्यू, कि जैसे श्यामपट्ट, चार्ट और अन्य दृश्य सर्वे साधन। दृश्य का अर्थ होता है देखना और सर्वे का अर्थ होता है सुनना, यानी जिनको हम देख सकें और समझ सकें, उनके द्वारा अपने विचारों को स्पष्ट रूप एवं प्रभावशाली बनाने में काफ़ी है वो सिद्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पिक जो हमने लगा रखी है सामने, कि ये पिक भी, ये तस्वीर है, इसको हम देखकर हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, कि यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है, लेक्चर मेथड, यानी एक व्यक्ति है वो सामने बैठे हुए व्यक्तियों को क्या कह रहा है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है, स्पीच कर रहा है, वो लेक्चर दे रहा है। नेक्स्ट है प्रस्तावना कथन। प्रस्तावना कथन की अगर हम बात करते हैं, यानी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट,
श्रोताओं की मानसिक स्थिर करने, श्रोताओं यानी सुनने वाले, उनकी मानसिक स्तर के लिए व्याख्या के पूर्व प्राय यानी पहले प्रस्तावना कथन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों के मानसिक तत्परता उत्पन्न होती है। वे व्याख्या सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि टीचर अब क्या कहने वाला है। वो रेडी हो जाते हैं कि चलो ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि सर पता नहीं क्या बताने वाले हैं। प्रस्तावना व्याख्या की तरफ संकेत करती है, और यदि व्याख्या लंबी हो तो प्रश्नावनात्मक कथन एक से अधिक भी हो सकते हैं, और ऐसे कथनों की व्याख्या संरचना को प्रस्तुत करते हैं, या कथन है वो व्याख्या की संरचना को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी शब्दों की परिभाषा, यानी टेक्निकल वर्ड्स डिफाइन, कि अनेक बार व्याख्या करते समय व्यक्ति को तकनीकी या कठिन शब्दों का प्रयोग करना होता है, लेकिन इन शब्दों को अच्छी तरह से परिभाषित न किया जाए तो व्याख्या श्रोताओं के लिए है वो काफ़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि जब तक हमें किसी शब्द के अर्थ को नहीं पता चलेगा तब तक हम उसके महत्व को नहीं समझ सकते। इसलिए जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनके अर्थ को भी साथ साथ एक्सप्लेन है वो करना चाहिए, तभी श्रोता यानी सुनने वाले हैं वो उसके सही अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। जब तक नए तथा तकनीकी शब्द को बेहतर ढंग से परिभाषित ना किया जाए तब तक ये निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि उसका प्रयोग सही हुआ है या गलत हुआ है। विद्यार्थियों के लिए रोचक यानी इंटरेस्टिंग टू पीपल्स की व्याख्या के प्रभावशाली बोध के लिए उसका विद्यार्थियों के लिए रोचक होना काफ़ी आवश्यक है, कि जब तक वो रोचक यानी इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है ना, बच्चे उसमें रुझान नहीं दिखाएंगे तब तक उसका कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए वो रोचक होना जरूरी है, कि यह रोचकता विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर उनके जीवन से संबंधित यानी सरल वाक्यों के प्रयोग या पक्षों के उचित संबंध स्थापन या विभिन्न माध्यमों के प्रयोग से हासिल है वो की जा सकती है। विद्यार्थी के बोध का परीक्षण, टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, कि इस घटक में उन प्रश्नों का समावेश होता है जो विद्यार्थियों के बोध परीक्षण के लिए उनसे पूछे जाते हैं, कि बच्चों को कितना ज्ञान है, उन्हें इस विषय के बारे में कितनी जानकारी है। परीक्षण के लिए कुछ प्रश्नों का ही प्रयोग किया जाता है, हम 2, 4, 5 प्रश्न कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, और इन प्रश्नों से हमें मालूम हो जाता है कि विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा की गई व्याख्या है उसको समझ पाए हैं या नहीं पाए हैं, कि अध्यापक क्या कह रहा है, जो कहा है वो बच्चा कितना समझ पाया है। नेक्स्ट है अवांछनीय व्यवहार, कि अवांछनीय व्यवहार यानी अनडिजायरेबल बिहेवियर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है असंबंधित कथनों का प्रयोग, कि यूजिंग इरेलेवेंट स्टेटमेंट, वह व्याख्या प्रभावशाली होती है, इफेक्टिव होती है, जिसमें अध्यापक के कथन व्याख्या अधीन विचार के साथ संबंधित होते हैं। जिस कथन का संबंध व्याख्या अधीन विचार से नहीं होता है उसे असंबंधित कथन है वो कहा जाता है। इस तरह यानी किसी विषय के बारे में आप चर्चा कर रहे हो और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जो उससे संबंधित ही नहीं है, तो वो असंबंधित कहे जाएंगे, यानी ये इससे संबंधित नहीं है, यहाँ पर इनका कोई महत्व नहीं है। इस तरह का कथन विद्यार्थियों की बोधगम्यता में योगदान नहीं देता है, अतः व्याख्या में असंबंधित कथनों का अभाव रहना चाहिए, कि कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो उस विषय से संबंधित ना हो। नेक्स्ट है कथनों में तारतम्यता, कि वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए ये भी आवश्यक है कि भाषा प्रवाह के साथ साथ उसके कथनों में भी तारतम्यता बनी रहे, कि जब सभी कथनों में आपस में निरंतरता बनी रहती है तो विद्यार्थी के लिए समझना काफ़ी आसान हो जाता है। भाषा में धारा प्रवाह, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, के अध्यापक यदि अपनी व्याख्या को ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहता है, ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करे, कि ऐसी भाषा ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि वो शब्द कहते ही सुनने वाले के मन मस्तिष्क को छू जाएं। उसकी भाषा में इतना प्रवाह होना चाहिए कि
कि सभी विद्यार्थी है वो बड़ी ही आसानी के साथ उसके विचारों को सुन सके, सुगमता के साथ सुन सके तथा उसको समझ सके। भाषा प्रभाव से व्याख्या में विद्यार्थी की रुचि है वो बनी रहती है, क्योंकि आप जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे अपने व्याख्यान में, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सुनने वाले का बना रहता है। उपयुक्त शब्दों व मुहावरों का प्रयोग करना, यानी जब भी आप किसी विषय पर लेक्चर दे रहे हो, किसी की व्याख्या कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो उसमें क्या करना है कि अध्यापक के द्वारा किसी भी वस्तु यानी प्रत्यय, घटना, अवधारणा, सिद्धांत आदि के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो वह असमंजस की स्थिति में हो जाएगा। अध्यापक को उसको समझ नहीं आएगा, समझ होता है समझ न आना। अध्यापक को शब्दों व मुहावरों का प्रयोग विद्यार्थियों की आयु, उसकी परिपक्वता स्तर के अनुकूल ही करना चाहिए, कि जो उसने लोकोक्तियां या मुहावरे या शब्द प्रयोग किए हैं, कि क्या वो सामने बैठे बच्चे हैं उन शब्दों के अर्थ को जानते हैं या नहीं, या शब्द के अर्थ के महत्व को समझते हैं नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा न करने पर विद्यार्थी विषय सामग्री को स्पष्ट रूप से है वो नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट है व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव, कि किस प्रकार से आप अपने व्याख्यान को प्रभावशाली इफेक्टिव बना सकते हो, उसके लिए क्या क्या सुझाव देने चाहिए या कैसे आप उसको प्रभावशाली बना सकते हो। कि सजेशन फॉर मेकिंग एक्सप्लेनिंग इफेक्टिव, कि सबसे पहले क्या है कि उद्देश्य का होना, कि आपके पास कोई एम हो, कोई उद्देश्य हो, यानी शिक्षक तथा छात्रों के समक्ष कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए जिसको लेकर व्याख्यान है वो किया जाता है। नेक्स्ट है विशेष सामग्री की व्यवस्था, यानी विशेष सामग्री विभिन्न हिस्सों में विभक्त हो और उसमें निश्चित क्रम और निरंतरता के साथ उसको व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। यानी आप किसी विषय के बारे में बता रहे हो तो उसको क्रमबद्ध तरीके से, यानी पहले फर्स्ट पॉइंट, जैसे किसी के आपने किसी क्वेश्चन है कि पहले उसका अर्थ, फिर उसकी परिभाषा, फिर उसमें क्या पूछा है कि उसकी गुण विशेषता, ठीक है ना, यानी स्टेप टू स्टेप है वो आपको उसको व्यक्त करना है। नेक्स्ट है भाषा में प्रभाव, यानी आपकी भाषा में आपकी भाषा है वो प्रभावशाली होनी चाहिए, कि कक्षा में रुक रुक कर न बोलें, अभी तो अपनी भाषा में निरंतर प्रभाव रखें। भाषा का रूप व्याख्या उपदेश के रूप में न होकर सरल एवं आकर्षक भाषा में होनी चाहिए। व्याख्या की सीमा, दूसरा व्याख्या जो है वो बालकों की उम्र के हिसाब से होनी चाहिए, कि जो आप व्याख्यान दे रहे हो, जिस कक्षा में दे रहे हो, क्या वो बच्चे उस स्तर के अनुरूप हैं या नहीं, क्या आपके शब्दों को वो समझ पा रहे हैं या नहीं, हमें इस चीज़ को ध्यान है वो रखना चाहिए। व्याख्या में मुख्य बिंदु, कि व्याख्या कौशल के अंतर्गत शिक्षक को विषय सामग्री के व्याख्यान के साथ साथ मुख्य बिंदु श्यामपट्ट पर लिखने चाहिए। व्याख्यान मुख्य बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि व्याख्यान कौशल के अंतर्गत शिक्षक को विषय सामग्री के व्याख्यान के साथ साथ मुख्य बिंदु है जो मेन पॉइंट है उनको बोर्ड पर लिखना चाहिए, कि जिससे उन शब्दों को भी देखकर है बच्चा सीख सके। कि व्याख्या की सीमा भी होनी चाहिए, कि आप किस स्तर पर कितना कैसे करवा रहे हो, इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न पूछना और एक कौशल में अध्यापक को बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे ये पता लग जाए कि आप जो या बच्चों को जो पाठ्य सामग्री जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हो वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कि कहीं आप ऐसे ही तो बढ़ते आगे नहीं जा रहे हो, कि बीच बीच में हमें क्वेश्चन अवश्य करने चाहिए, जिससे हमें पता चले कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको उस विषय के बारे में जानकारी सही मिल रही है या वो ले पा रहे हैं, हमें क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। और छात्रों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिए, कि कहीं आपका कोई डाउट तो नहीं है, आपके मन में कोई संशय तो नहीं है किसी विषय को लेकर, किसी बिंदु को लेकर। पाठ का सारांश, यानी अंत में व्याख्या कौशल के अंतर्गत पाठ के अंत में सारांश यानी कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष देना बहुत लाभदायक होता है,
कि आपने जो पूरा लेक्चर दिया उसका सार क्या था, कि कुछ शब्दों में उसको पिरोकर और बच्चों के सामने रखना। अतः व्याख्यान के द्वारा विषय सामग्री से संबंधित सभी सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए और व्याख्या के दौरान विषय सामग्री से संबंधित विभिन्न सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाना चाहिए और पाठ्य सामग्री से संबंधित बातों को भी व्याख्या में शामिल नहीं करना चाहिए। यानी पाठ्य सामग्री से संबंधित जो बातें हैं उनको व्याख्या में शामिल नहीं करना चाहिए। व्याख्या में अध्यापक को बहुत अधिक स्वयं ही नहीं कहते रहना चाहिए, क्योंकि इससे छात्र है वो उब जाते हैं और उनके लिए पाठ है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। कि खुद कंटिन्यू नहीं बोलना है, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है उसमें, बीच बीच में उनसे भी क्वेश्चन करते रहना है, उनसे भी पूछते रहना है कि आपको कहीं कोई डाउट तो नहीं है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग है वो करना चाहिए। ये था हमारा व्याख्यान कौशल। और कि व्याख्यान क्वेश्चन अगर थ्योरिकल आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ऐसे है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं 16 मार्क्स में। व्याख्यान कौशल यानी व्याख्या कौशल के व्याख्यान जो कौशल है उससे हम सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको माइक्रो लेसन प्लान है वो बना के दिखाएंगे कि कैसे हमें व्याख्यान कौशल का माइक्रो लेसन बनाना है, उसको समझाएंगे आपको। और व्याख्यान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रही होगी, ये मेरी आशा है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। थैंक यू।